शादी हो जाएगी तो कि कोई तंग नहीं करेगा। कह रहा था लड़कियां जो एलएलबी कर लेती उनकी शादी ही नहीं होती। रिश्ते कम होते हैं। एक वकील कह रहा था, फिर वो कहेगी पोछा नहीं लगाया धारा 370, रोटी नहीं बनाई धारा 154। अभी वो एडीए की तैयारी करते हैं काफ़ी बच्चे, और क्योंकि वकालत की बजाय बच्चे जुडिशरी की तरफ या एडीए की तरफ जाना चाहते हैं। किस तरह से आपने तैयारी की, क्योंकि लंबे समय बाद ये वैकेंसीज निकलती है, मेरे को पता चला 4 साल 5 साल बाद, और कम पोस्टें थी और पार्टिसिपेंट बहुत थे। कौन सी किताबें तैयारी की जो बच्चे तैयारी करें, किस तरह की आपकी किताबें होती है? ये बुक मेरा इंटरव्यू चला था 20-25 मिनट्स तक, शायद उससे भी थोड़ा ज़्यादा ही चल गया होगा। कितने सवाल रहे होंगे? अनगिनत। मतलब काउंटिंग ही नहीं, क्योंकि स्टेज के बाद या तो ऐसा इंटरव्यू हो जाएगा आपका, नहीं तो सब ने भर भर के क्वेश्चंस पूछे थे, मतलब, और इतना क्विक था वो, रैपिड फायर ज़्यादा था इंटरव्यू से ज़्यादा। मतलब बैक टू बैक, मैं रुक रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, मैं रुक रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। तो इंग्लिश भी मायने रखती है? बिल्कुल मायने रखते हैं। आपका इंटरव्यू पूरा ही इंग्लिश में होता है, मतलब हिंदी में अनटिल अनलेस वो पूछ नहीं रहे तो आप कैसे बोलोगे, वो बात ही इंग्लिश में करते हैं आपसे, वो उनका एक वर्ड वो हिंदी का यूज नहीं करते, तो आप भी नहीं कर सकते क्योंकि ये एटिकेट्स में इंक्लूडेड है। हमारा तो घर का माहौल भी हिंदी का रहता है। हाँ जी। तो फिर आपने इंग्लिश को इतना इम्प्रूव कैसे किया? मुझे बहुत स्पेशल फील हो रहा है। मतलब हाँ, एकदम से सब इतना प्यार दे रहे हैं, मतलब मुझे घर पे मिठाइयाँ आ रही हैं, सब कुछ, इंटरव्यू हो रहा है जो मेरे को लगा ही नहीं था, क्योंकि अभी लास्ट इतने टाइम से तो बिल्कुल प्लेन लाइफ चल रही थी मेरी, कि कम दोस्त हैं, सोशल मीडिया में यूज़ करती नहीं हूँ, तो हाँ अब बहुत अच्छा लग रहा है, अब अपनी ही वीडियो में सोशल मीडिया पे दोबारा देखूंगी। चलो, जो बच्चे एडीए बनना चाह रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है? मैं उनके लिए कहूँगी कि होप मत छोड़ना, आपके पास एक ऐसा इंसान ज़रूर होना चाहिए जो आपको डेली मोटिवेट कर रहा है। अब कुछ भी हो जाए, वो आपको ये चीज़ रात को सोते वक्त ज़रूर बोल रहा है कि हम तेरे साथ है, टाइम ले ले, बट जो करना है वो करो। और मेरी लाइफ में टचवुड वो मेरे गुरुज थे और मेरे पेरेंट्स थे। आज खुशी का मौका है, मेरे साथ हैं छोटी बहन कल्पना सैनी, जो कि हरियाणा सरकार में एडीए की पोस्ट पर नौकरी लगी हैं। सिलेक्शन हुआ है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी। तो कल्पना से बात करेंगे कि किस तरह उन्होंने मेहनत करी, कहाँ उनकी पढ़ाई हुई और आगे क्या टारगेट है। कल्पना, बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी खुशी हो रही होगी आज से। हाँ जी, हाँ, पेरेंट्स खुश हैं, सब खुश हैं, अभी तो अच्छा लग रहा है। और सोशल मीडिया पर खूब बधाइयाँ दे रहे हैं लोग। हाँ, अभी ग्रुप्स तो भर ही गए हैं सारे, जो डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल के या फ्रेंड्स के भी जितने भी रिश्तेदारों के, सबके मैसेज आ रहे हैं, तो अच्छा। तो जब आपने एलएलबी में एडमिशन लिया, आजकल तो लड़कियां बहुत लेने लगी हैं, लेकिन पहले लड़कियां कम लेती थी एलएलबी में, क्या सोच के लिया था एलएलबी में? ये एक्चुअली मेरे फादर को बहुत ज़्यादा था कि आगे, उनका रीज़न तो ये था कि शादी हो जाएगी तो कि कोई तंग नहीं करेगा। उनका रीज़न ये था। फिर हाँ, आगे पढ़ते पढ़ते वो इंटरेस्ट इतना ज़्यादा फॉर्म हो गया कि उनको लगता भी था कि मैं एक अच्छी लॉयर बन जाऊंगी। तो एक लड़की के लिए, मतलब सोसाइटी में एज अ लॉयर, मेरे को तो एक कह रहा था लड़कियां जो एलएलबी कर लेती उनकी शादी ही नहीं होती। रिश्ते कम होते हैं। मेरे को लगता है कि रिश्ते ज़्यादा होते हैं, बल्कि क्योंकि जब लड़की इंडिपेंडेंट हो जाती है, सबको पता होता है कि वो खुद से सब कुछ कर लेगी अपना। एक वकील कह रहा था, फिर वो कहेगी पोछा नहीं लगाया धारा 370, रोटी नहीं बनाई धारा 154। अभी वो धारा, वो घर पे, मुझे लगता है प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ ना बहुत अलग होती है। ये चीज़ हर चीज़ में, मेरे को लगता है हर कोई भी प्रोफेशन हो जाए, पर्सनल लाइफ सबकी ही अलग होती है। घर पे आके, मतलब मेरी मम्मी ने तो हमेशा बोला है कि प्रोफेशन को घर से बाहर रख के आओ, घर पे आप सिर्फ बच्चे हो, बच्चों की तरह रहो। बिल्कुल। हाँ जी, चलो ठीक है। एलएलबी किया और उसके बाद एलएलएम भी किया, बीए ऑनर्स हाँ जी, ठीक है। तो आजकल है ना, ज़्यादातर बच्चों का जुडिशरी की तरफ रुझान है, उसकी भी तैयारी की आपने? हाँ, मतलब ये प्रोसेस तो दोनों सेम है, क्योंकि जो जुडिशरी का पेपर है उसमें भी प्री, मेंस और इंटरव्यू है। एडीए में भी इस बार से इन्होंने ये कर दिया था कि मेंस लिया जाएगा। तो दोनों का प्रोसेस सेम ही है, पेपर का पैटर्न भी सेम है, लेवल भी सेम है, बस पोस्ट का डिफरेंस था। अगर शायद ये जुडिशरी पहले आ जाता तो वो हो जाता। तो अभी हाँ, मतलब प्रोसेस सेम है दोनों चीज़ों का। हाँ, बहुत सारे बच्चे एडीए की तैयारी करते हैं, काफ़ी बच्चे, और क्योंकि वकालत की बजाय बच्चे जुडिशरी की तरफ या एडीए की तरफ जाना चाहते हैं। किस तरह से आपने तैयारी की, क्योंकि लंबे समय बाद ये वैकेंसीज निकलती है, मेरे को पता चला 4 साल 5 साल बाद, और कम पोस्टें थी और पार्टिसिपेंट बहुत थे।
कितनी पोस्टें थी और कितने पार्टिसिपेंट थे? ये पोस्ट थी इसकी 112। पार्टिसिपेंट्स मैंने नहीं देखा क्योंकि मुझे सिर्फ मेरा टारगेट रखना था कि मुझे उनमें से एक होना है। अब कितने बच्चे दे रहे हैं वो सोच के कंपटीशन आप खुद के दिमाग में पैदा करते हो। मुझे ऐसा लगता है कि कंपटीशन आपका खुद से ही होता है। हम जो जितना सोचते हैं कि इतने बच्चे हैं उनके साथ कम्पीट करना है, अब वहीं पे एक स्टेप बैक हो जाते हो क्योंकि आप अपने दिमाग में ही एक ड्रॉ लाइन कर देते हो कि हाँ ये इतने बच्चे हैं, मैं कैसे हो जाएगा। बाकी पर्सनली मेरे को लगता है लक फैक्टर और आपकी प्रभु की इच्छा जो है कि उनको आपको बनाना ही है, तो वो बहुत काम आता है। मेहनत तो सभी कर रहे हैं, जितने बच्चों ने दिया था फॉर श्योर सब ही मेहनत करके आए थे। मैं शायद थोड़ी फॉर्चुनेट हूँ कि मेरा हो गया। कितने घंटे मेहनत करते थे? ऐसा घंटा कुछ नहीं था। हाँ, ये मेरे भाई ने मुझे सिखाया था। पहले रहता था कि मैं थोड़ा कैजुअल पढ़ती थी। भाई का नाम बताओ। चेतन सैनी। हाँ जी। वो क्या करते हैं? वो ऑफिसर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। हाँ जी। तो उसने मुझे बताया था क्योंकि उसका पैटर्न वो बहुत हार्ड वर्किंग था, तो मैंने उसको पढ़ते हुए देखा था। तो उसका एक स्टडी पैटर्न होता था, टाइम टेबल होता था, उसके अकॉर्डिंग फिर उसने मुझे सिखाया कि मेहनत सही डायरेक्शन में तभी होती है जब आपके पास एक टाइम टेबल होता है। आप कितना भी, चाहे आप 6 घंटे पढ़ो, लेकिन 6 घंटे में आपने कॉन्टिन्यूसली मेहनत किया है तो वो 6 घंटे वो 12 घंटे को भी कम्पीट कर जाएगा। जो 12 घंटे में आप इतना ब्रेक लेते हैं, उसके बाद पढ़ाई करते हैं, फिर वो बोर्डम इतना हो जाता है, तो आपके पास टाइम टेबल होना चाहिए। ये मेरा पर्सनल रियलाइजेशन है। कि किस तरह से टाइम टेबल बनाया फिर आपने? क्योंकि बच्चे सुन रहे हैं जो उनको एडीए बनना है कि वो सारा टाइम टेबल फॉलो करें, अपने अपने हिसाब से होता है, लेकिन हाँ जी, फिर भी वो सुनना चाहेंगे, देखना चाहेंगे। हाँ जी, मतलब मेरा ऐसा टाइम टेबल कुछ स्पेसिफिक भी नहीं था, बट ये मुझे पता था कि सुबह उठना है, थोड़ा वर्कआउट करना है, उसके बाद मतलब खाना, क्योंकि घर पे थी तो खाना रेडी होता था, उसके बाद अपना पढ़ाई कर ली, थोड़ा घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना जो मुझे पर्सनली लगा कि हेल्पफुल बहुत था, वो था घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना। क्योंकि जब आपको ग्राउंडेड आप पता होता ना घर पे क्या चल रहा है, सब चीज़ें भाई के साथ क्या चल रहा है, सब कुछ, तो आपको बहुत चीज़ें फील कर पाते हो कि अब तो करना ही है, किस तरीके से करना है। क्योंकि सोसाइटी में एज अ गर्ल जो मैंने फेस किया, सबको ये लगता था कि अभी घर पर है LLM के बाद तो शायद कुछ होगा नहीं या कुछ कर नहीं रही, तो पापा को बहुत बोलते थे शादी करा दो, सही हो जाएगा सब, बढ़िया सा लड़का देख दो। बट इवेंचुअली वो पेरेंट्स का ट्रस्ट होता है कि आप पे कि आप करते रहो, हम आपके साथ ही हैं, तो ऑटोमेटिकली फिर उनके साथ कॉन्वर्सेशन बहुत हो जाता है। अगर मैं ब्रेक ले रही हूँ तो मैं ब्रेक लेती थी अपनी मम्मी पापा के साथ, या फिर अपने भाई को कॉल कर लिया, वो बाहर रहता है क्योंकि, तो उसके बाद पूरा प्रोसेस ऐसे ही निकल जाता था। फिर मैं थोड़ा, मम्मा हवन करते हैं मेरा, तो उनके साथ बैठ जाती थी, बस फिर रात हो गई, फिर थोड़ा बहुत अपना जो रिविजन था वो कर लिया। कौन सी किताबें तैयारी की जो बच्चे तैयारी करें, किस तरह की आपकी किताबें होती है? ये बुक, हाँ जी, तो इसमें एक तो मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लें, वो तो फॉरमोस्ट ही हैं। ये भी मुझे सजेशन मेरे भाई ने ही दिया था, क्योंकि उसने बहुत मतलब मेहनत की थी, तो उसको पता था कि पेपर पैटर्न आपको क्रैक करना है तो आपको प्रीवियस ईयर में आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। वैसे तो बेयर एक्ट से ऊपर तो कुछ है ही नहीं, मतलब मेरे को पर्सनली, मैं कॉलेज लाइफ में तो सिर्फ पढ़े ही मैंने बेयर एक्ट्स थे, बुक्स मैंने उस टाइम पे नहीं पढ़ी, तो गलत है, पढ़ना चाहिए। क्योंकि आप उस टाइम पे पढ़ लेते हो कॉलेज लाइफ में, तो आपको बाद में नहीं मेहनत करना पड़ता, उसके बाद आप बुक्स उठाते हो। हाँ, इस बार मुझे था कि हाँ बुक से भी पढ़ना है, वेरियस ऑथर होते हैं, हर बुक का हर बच्चे को ऑलमोस्ट पता है, टीचर्स आपके कॉलेज में ही लिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो ही बुक है जो बेसिक है, उनको पढ़ लो। क्योंकि बुक आप हाई लेवल की लो, आपको वर्डिंग समझना है तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो बुक्स जितनी सिंपल लो मेरे अकॉर्डिंग उतना अच्छा है, जितना रिवीजन करोगे उसको, जितना बार पढ़ लोगे उतना ही बेनिफिशियल है वो। तो लिखते भी थे, पढ़ते साथ साथ अपने नोट्स भी बनाते थे? हाँ जी, वो पर्सनल सेल्फ स्टडी में इंक्लूजन है ही उसका। और मुझे ऐसा लगता है हर एक का ना पैटर्न बहुत अलग है, सबकी जर्नी अलग है। क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो उन्होंने इतनी इतनी बुक्स पढ़ ली थी, नोट्स भी बना लिए, सब चीजें हैं, बट अनलेस आप उसको रिवाइज ही नहीं कर रहे, आपको आपके नोट्स ही समझ नहीं आ रहे, आप PhD स्कॉलर थोड़ी बनना है अभी आपको, तो आप बस उतना करो जितना आप सफिशिएंट है और जितना आपको समझ आ रहा है। आपको समझ आना बहुत जरूरी है, किसी और को आए ना आए वो सेकेंडरी है, जो पढ़ा है वो समझ आना चाहिए। बिल्कुल, जो पढ़ा है और जो आप पढ़ के अपनी नॉलेज के लिए गेन करने वाले हो आगे, जो आप रिविजन लगोगे उसकी। नहीं तो आप बुक्स खोल के पढ़ने बैठ जाओ, वो दोबारा से कितनी भी रेपिटेशन ले लो, एंड ऑफ द डे आपको लगेगा कि कुछ समझ ही नहीं आया है। क्योंकि लॉ ऐसा है, हर चीज में आपको एक नया पहलू निकल के आता, आपको लगता है कि ये तो पढ़ा ही नहीं था, और एक बार आप अपने तरीके से पढ़ना शुरू कर दोगे तो फिर आपको लगता है कि कुछ नया है ही नहीं। बिल्कुल। तो बाकी हाँ, जो रीसेंट लॉज आ रहे हैं या चेंजेस हो रहे हैं, वो करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इवेंचुअली क्वेश्चंस वो ही पूछते हैं जो चेंज होने वाला है या
क्या मतलब नेशनल अफेयर्स वगैरह क्या है, क्योंकि ये अभी हेल्प नहीं करेगा, बट क्योंकि ये पूरा प्रोसेस है 5-6 महीने का, तो आपको इंटरव्यू में बहुत हेल्प करता है। वो पूछते हैं करंट अफेयर्स, वो सब कुछ पूछते हैं जो आपको लगता है कि नहीं पूछेंगे। अब जैसे मेरा सिलेबस का पार्ट नहीं था जूरिस्प्रूडेंस, उन्होंने मेरे से इंटरव्यू में जूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चन भी पूछे थे। अच्छा। तो इवेंचुअली आप मजे लेने के लिए अपने जो सब्जेक्ट है उससे अलग भी चीजें पढ़ सकते हो जो आपको पढ़नी है। थोड़ा इंटरव्यू में बताओ क्या क्या पूछा गया था। उन्होंने कोई भी ऐसा सब्जेक्ट या फिर ऐसा पार्ट नहीं होगा जो मुझसे नहीं पूछा था। मेरा इंटरव्यू चला था 20-25 मिनट्स तक, शायद उससे भी थोड़ा ज्यादा ही चल गया होगा। कितने सवाल रहे होंगे? अनगिनत। मतलब काउंटिंग ही नहीं, क्योंकि एक तो आप वहाँ पे इंटरव्यू से पहले ना बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, क्योंकि आपको पता होता है इस स्टेज के बाद या तो ऐसा इंटरव्यू हो जाएगा आपका नहीं तो आपको फिर से जीरो से शुरू करना पड़ेगा, हर एक बच्चे के साथ दोबारा बैठना है, और ये भी प्री में दोबारा आपका लग चले, क्योंकि क्वेश्चंस वही हैं जो आपने पढ़े हैं नहीं पढ़े, तो पूरा प्रोसेस वो इतना ज़्यादा मोनोटोनस हो जाता है कि एंड ऑफ द डे आपको लगता है कि यार सेम चीज़ें रिपीट हो रही है, तो नहीं करना अब। तो उस चीज़ में इंटरव्यू में ये चीज़ था कि उन्होंने जो भी मेरे सब्जेक्ट रिलेटेड थे, वहाँ पे 5 का पैनल था, तो सब ने भर भर के क्वेश्चंस पूछे थे, मतलब, और इतना क्विक था वो, रैपिड फायर ज़्यादा था इंटरव्यू से ज़्यादा। मतलब बैक टू बैक, मैं रुक रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, मैं रुक रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। तो उन्होंने मुझसे इनफैक्ट इंग्लिश के फ्रेजेस भी पूछने शुरू कर दिए थे कि अच्छा। हाँ, इवेंचुअली जब जैसे उनको पता लग जाए, अगर लग जाता है जैसे आप आंसर दे रहे हो, तो उनको फिर रहता है वो आपसे हर फील्ड का पूछना शुरू कर देता है। तो करंट अफेयर्स, वर्ल्ड अफेयर्स भी पूछ लेते हैं इवेंचुअली की। तो इंग्लिश भी मायने रखती है? बिल्कुल मायने रखती है। आपका इंटरव्यू पूरा ही इंग्लिश में होता है, मतलब हिंदी में अनटिल अनलेस वो पूछ नहीं रहे तो आप कैसे बोलोगे, वो बात ही इंग्लिश में करते हैं आपसे, वो उनका एक वर्ड वो हिंदी का यूज नहीं करते, तो आप भी नहीं कर सकते क्योंकि ये एटिकेट्स में इंक्लूडेड है। हमारा तो घर का माहौल भी हिंदी का रहता है। हाँ जी। तो फिर आपने इंग्लिश को इतना इम्प्रूव कैसे किया? मैं एक्चुअली अपने स्कूल में ही इंग्लिश टॉपर थी अपने 11th-12th में, तो मैं मेरे टीचर्स को बहुत थैंक यू करती हूँ, क्योंकि मैं, मेरे जो इंग्लिश टीचर्स थे उनकी फेवरेट थी उस टाइम पे, तो उनको इम्प्रेस करने के चक्कर में बहुत पढ़ती थी इंग्लिश में। तो फिर मेरे को उस टाइम पे था कि हाँ, इंग्लिश इवेंचुअली मैं अपने टीचर्स को ही क्रेडिट दूंगी कि उनकी वजह से एक बार आपका 10th 11th 12th में बेस बन जाता है, उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैं तो इस चीज़ में तो मैं अपने टीचर्स को थैंक यू, क्योंकि उनको दिखाने के लिए कि देखो मैं पढ़ रही हूँ, मैं कितनी स्टूडियस हूँ, तो मेरी इंग्लिश इवेंचुअली। अच्छा, मैं एक वकील साथी मेरे को बता रहा था, 5 वकील भी ऐसे नहीं होंगे जो जज से इंग्लिश में जीरे करते होंगे। ये मुझे ऐसा लगता है कि ना दोनों चीज़ें बहुत अलग है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो उस टाइम पे आपका ध्यान सिर्फ ये रहता है कि आप अपने जो आपका क्लाइंट आया है आप उसको न्याय दिलवा दो इन द बेस्ट पॉसिबल वे। तो उनके लिए लॉ को ज़्यादा मायने रखना, समझ आना कि उसको कैसे हमें न्याय दिलवाना है, वो इम्पॉर्टेंट है। लैंग्वेज तो मेरे को लगता है ये सिर्फ बैरियर है जो हमने खुद क्रिएट किया। अगर आप हिंदी में बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर पा रहे हो तो कर दो, क्योंकि आपको करना ही यहाँ के लोगों को एक्सप्लेन है। जब आपका क्लाइंट है वही समझ नहीं पाया बात आपकी, तो आप हिंदी में बात, मतलब इंग्लिश में बात करके कोई फर्क पड़ने नहीं वाला उस चीज़ का। और रही बात पेपर की, उसके लिए पहली ही कंडीशन ये है कि पेपर ही इंग्लिश में है, तो इसलिए भी शायद हम लोगों का इंग्लिश थोड़ा सा ज़्यादा बेटर इंप्रूव हो जाता है, क्योंकि हमें ज़रूरत है वो चीज़ें करने की। अब नए लॉज पढ़ने हैं, कुछ और चीज़ें करनी है, आगे और पेपर निकालना है, तो उसके लिए इंग्लिश आनी ही बहुत ज़रूरी है। बट हाँ, मेरे अकॉर्डिंग हिंदी लैंग्वेज भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जुडिशरी में तो आपका हिंदी का पूरा 200 नंबर का पेपर होता है, तो आप अगर आप हिंदी नहीं पढ़ोगे तो फिर इंग्लिश लेके कोई फ़ायदा नहीं ना। तो इवेंचुअली दोनों लैंग्वेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे क्या टारगेट है? जुडिशरी का आगे टारगेट है या फिर अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती? हाँ, ये चीज़ मेरे को लगता है कि जैसे सेल्फ स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब तक एक नोटिफिकेशन आपके सामने है ना कि हाँ ये पेपर है और मुझे क्रैक करना है, तब तक वो अंदर से ज़ील आती ही नहीं है, क्योंकि आप इतना प्लेन हो जाता है, सब चीज़ें वैसी चल रही हैं, फैमिली में फिर शादियाँ हो रही हैं, अब जाओगे उनमें फिर सब आपको पूछेंगे कि कैसा चल रहा है, क्या कर रहे हो, आपके पास कोई जवाब ही नहीं है। तो उसके लिए मुझे लगता है कि हाँ, ये नोटिफिकेशंस आती हैं, उसके बाद अंदर से आता है कि हाँ ये वाला करना है या ये वाला नहीं करना। प्योर आप ये सोच के बैठ जाओ, उससे बेटर ये है कि आप अपने सब्जेक्ट्स को कवर करना शुरू करो, कि आपको श्योरिटी हो मैं जो भी पेपर, मतलब सब्जेक्ट उठाऊं, मुझे पता होगा उसके बारे में, या फिर मुझसे कोई भी कुछ पूछेगा तो मेरे पास आंसर है उस चीज़ का। तो अपने सब्जेक्ट को मास्टरी करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन कि आप ये सोचो कि मुझे तो मतलब क्रैक ही करना, आपको लॉ ही नहीं आता, क्रैक कैसे करोगे? बिल्कुल। कैसा रहा आज का दिन जब से ये रिजल्ट आया? हाँ, मुझे बहुत स्पेशल फील हो रहा है। मतलब हाँ, एकदम से सब इतना प्यार दे रहे हैं, मतलब मुझे घर पे मिठाइयाँ आ रही हैं, सब कुछ, इंटरव्यू हो रहा है जो मेरे को लगा ही नहीं था, क्योंकि
अभी लास्ट इतने टाइम से तो बिल्कुल प्लेन लाइफ चल रही थी मेरी, कि कम दोस्त है, सोशल मीडिया में यूज़ करती नहीं हूँ। तो हाँ, अब बहुत अच्छा लग रहा है, अब अपनी ही वीडियो में सोशल मीडिया पे दोबारा देखूंगी। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही अच्छी लग रही हैं और मोटिवेट करती है कि आगे मैं और बेटर कुछ करूँ लाइफ में। चलो, जो बच्चे एडीए बनना चाह रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है? मैं उनके लिए कहूँगी कि होप मत छोड़ना, आपके पास एक ऐसा इंसान ज़रूर होना चाहिए जो आपको डेली मोटिवेट कर रहा है। अब कुछ भी हो जाए, वो आपको ये चीज़ रात को सोते वक्त ज़रूर बोल रहा है कि हम तेरे साथ है, टाइम ले ले, बट जो करना है वो करो। और मेरी लाइफ में टचवुड वो मेरे गुरुज थे और मेरे पेरेंट्स थे, जिनको मैं जितना थैंकफुल हूँ, मतलब थैंक यू बोलूँ उतना कम है, क्योंकि मुझे एंड ऑफ द डे चाहे मैं कहीं पे भी चले जाऊँ, सब एक बार तो बोल ही देते थे क्या करे, क्योंकि एज अ गर्ल ऑल्सो हरियाणा में आपको पता ही है, सबका ये रहता है कि अब आगे क्या, अब आगे कुछ हो नहीं रहा है। तो उसके बाद मेरे को हमेशा रात को ये चीज़ बोली जाती थी कि तुझे जितना टाइम लेना है ले, बट अपने ड्रीम्स को, जो अपना एम है उसको पूरा ज़रूर करना, रुकना मत बीच में, किसी के कहने से भी मत रुकना। और यही मैं सबको बोलूँगी कि आपको पता होना चाहिए कि आपको प्यार करने वाले लोग भी हैं, तो बात करो उनसे। ऐसा कुछ नहीं है कि आप 12-12 घंटे पढ़ोगे तो ही पेपर क्रैक होगा। जितना समझ आ रहा उतना पढ़ लो, उसके बाद उन लोगों से बात करो जो आपको मोटिवेट करते हैं और जो आपको लगता है कि आपको आगे बढ़ते हो उनको जेन्युइनली खुशी होगी, और जो आपके बनने से पहले आपके साथ है और आपके बनने के बाद उन लोगों को मत भूलना, वो सबसे ज़रूरी है। क्योंकि शायद कहीं ना कहीं पे, मैं तो स्पिरिचुअलिटी में बहुत बिलीव करती हूँ, तो मुझे लगता है किस्मतें बहुत अटैच्ड होती है, तो हो सकता है आपके उनकी किस्मत, उनका आशीर्वाद, सब सारी चीज़ें मिला के आपको, हाँ जी, वो आगे आपको रिजल्ट मिलने वाला हो। तो उनको ज़रूर याद रखना और हमेशा अपने भगवान को याद रखना, क्योंकि भगवान से ऊपर जेन्युइनली कुछ नहीं है, मैंने तो देखा है। वो ही अगर आपको ब्लेस करेंगे तो आपके साथ कुछ अच्छा होगा, वरना जैसे हो वैसे ही रह जाओगे। तो प्रे करते रहो। चलो, बहुत आगे जाओगे आप, मुझे लग रहा है। थैंक यू सो मच। मैं कोशिश करूँगी आप दोबारा इंटरव्यू ले मेरा। बुलाएंगे फिर आपको। चलो, थैंक यू। चलो, ये थी कल्पना सैनी, एडीए लगी हैं हरियाणा में, जींद की बेटी हैं और बहुत खुशी हो रही है, पूरे परिवार में खुशी है। आप पड़ताल टीवी बने रहिए। मैं आपका दोस्त करमपाल। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार।